तो आज की बात हम करेंगे, तो आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। किसकी बात करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस की। मतलब इस स्लाइड पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रहेगा और आज हम यूजेस ऑफ डायमेंशंस भी सीख लेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन इसके पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डायमेंशनल फॉर्मूले, जो कि किसमें होते थे? MLT में होते थे। और मैंने आपको एक दो होमवर्क दिए थे, रेजिस्टेंस का और किसका दिया था? रेजिस्टिविटी का दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब हमको क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला समझना था। तो मैंने क्या बताया? डायमेंशनल फॉर्मूला बेस यूनिट की या बेस क्वांटिटीज की कुछ पावर्स होती हैं। वो पावर्स कितनी हो सकती हैं? वो पावर 1 हो सकती है। जैसे LT-1 किसका था? ये था वेलोसिटी का या स्पीड का। LT-1 किसका था? स्पीड या वेलोसिटी का। और इसको हम कैसे लिखते थे? M0 LT-1 इन 0 1 -1 इन MLT। तो डायमेंशंस कौन कौन से थे? डायमेंशंस थे 0 1 -1। किस किस में थे ये? MLT में थे। काय में थे? MLT में थे। तो MLT वाले फॉर्मूलेज हम लोगों ने, डिराइव फॉर्मूलेज हमने देखे थे, डिराइव क्वांटिटीज के फॉर्मूले देखे थे। आज हम करने वाले हैं इन सभी डायमेंशंस का एनालिसिस। इसलिए हमारा आज का टॉपिक होगा डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहला आपको इसके कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। तो हमारा आज का पहला रूल जो है वो क्या है, वो सुन लो। तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आपको कुछ नियम कायदे कानून समझने पड़ते हैं। और अगर आपने नियम कायदे कानून समझ लिए तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहला नियम क्या कहता है वो सुनो। पहला नियम कहता है कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड विद अ सिमिलर क्वांटिटी। इतना समझो। वो ये कह रहा है, मैंने आपको इसको मैथ में भी समझा सकता हूँ। जैसे मैथ में आप क्या करते हो? 3x² का माइनस करते हो अगर x से, तो क्या आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कैसी टर्म्स हैं? ये हैं अनलाइक टर्म्स हैं। कैसी हैं? अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों नहीं है ये? क्यों नहीं कर सकते हम इसमें माइनस या प्लस? क्योंकि ये कैसी हैं? अनलाइक टर्म्स हैं। लेकिन क्या हम अगर 3x² को माइनस करना है x², तो क्या आपका आंसर 2x² आ जाता है? बिल्कुल सर आ जाता है, क्योंकि लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम चीज वो यही कह रहा है कि वन क्वांटिटी जिसके पास, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग सिमिलर क्वांटिटी। यानी मैं कहूं कि दो सेम क्वांटिटीज, यानी अगर मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए स्पीड है, मान लीजिए मैंने कहा एक स्पीड है, तो स्पीड को स्पीड से ही माइनस किया जा सकता है। मतलब लाइक क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अनलाइक क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड विद सिमिलर क्वांटिटी एंड गिव राइज टू द सिमिलर क्वांटिटी। मतलब दोनों को माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज की क्या होगी? स्पीड होगी। ठीक है, पहली कंडीशन। इसी प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे समझें डायमेंशंस। अब इसको डायमेंशनली किस तरह से करेंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो क्या बोला हमने? मैंने कहा भाई साहब मेरे पास 40 km/h की स्पीड है और मैं उसको माइनस करना चाहता हूँ 50 kg से। तो बेटा कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यानी हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ को तभी माइनस और प्लस कर सकते हैं जब वो दोनों कैसी हों? काइंड ऑफ सिमिलर। यानी दोनों सिमिलर काइंड्स की हों। कैसी हों? दोनों अगर सिमिलर हों तभी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखकर आप इसको बहुत खूबसूरती से समझ सकते हैं। अब वो ये बोल, अब इसी का इस्तेमाल करना है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है और हमें पूछना है, बताना है कि A और B के डायमेंशंस क्या होंगे। क्या पूछ रहा है वो? फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ A एंड B। अभी मैंने क्या बताया? सिमिलर क्वांटिटीज को ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं ना। तो वो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है F = AT + BX, जहां पर F जो है वो है हमारे पास फोर्स और X जो है वो डिस्टेंस है। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस काय में नापा जाता है? सर डिस्टेंस नापा जाता है मीटर में, अगर ऐसा यूनिट की बात करें। फोर्स काय में नापा जाता है? सर फोर्स नापा जाता है न्यूटन में। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब अगर मैं बात करूं फोर्स की, जो डायमेंशनल क्वांटिटी होगी या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा? फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा, बताओ, MLT-1 बताया था कि नहीं बताया था? जरा बताओ। मास इंटू एक्स, सॉरी MLT-2,
मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mlt-2 था ना डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी इक्वेशन को लिख रहा हूं F इज इक्वल टू ए टी प्लस बी एक्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो इस पूरी क्वांटिटी को किसके बराबर कर रहा हूं, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को प्लस करके। इसका मतलब इसका पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, इस क्वांटिटी के डायमेंशन के, और जो ऐड होने पर सिमिलर क्वांटिटी बना रहा है, मतलब ये दोनों की क्वांटिटी किसके, फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगी। इन दोनों क्वांटिटी की भी फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है, एक फोर्स आ रहा है। यानी फोर्स के डायमेंशन तीनों क्वांटिटी के होंगे, मतलब एटी के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, फोर्स के डायमेंशंस के बराबर। bx के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, फोर्स के डायमेंशन के। क्लियर। जहां पर t क्या है, टाइम है, मेरे ख्याल से t टाइम है, और हमारे पास जो यहां पर मैं लिखा नहीं चाहता, t टाइम, t इज टाइम। तो हमको a और b के क्या निकालने हैं, डायमेंशंस निकालने हैं, तो निकाल सकते हैं इजीली। फोर्स का डायमेंशन क्या है सर, फोर्स का डायमेंशन है mlt-2, बोलो हाँ या ना। और t का डायमेंशन क्या है, जल्दी बताओ, t का डायमेंशन क्या है, t का डायमेंशन क्या है, जल्दी बताओ। t का डायमेंशन t है, देखो ना, t का डायमेंशन t होगा ना, t इज इक्वल टू mlt-2। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mlt-2 अपॉन t। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू mlt-2 t-1। तो आंसर आएगा, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू mlt-3, और ये आ गया a का डायमेंशन। क्लियर। ऐसे ही इसका भी डायमेंशन सेम रहेगा, किसके बराबर, mlt-2 के। तो bx के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, mlt-2 के। x का डायमेंशन क्या है, l, तो b इंटू एल बराबर mlt-2। l नीचे गया तो b बराबर mlt-2 अपॉन l, l से l कैंसिल, बचा कितना, mt-2, यानी b का डायमेंशन है ml0t-2। समझ में आ गया। तो ऐसे आप किसी भी इक्वेशन में किसी अननोन वैल्यू के डायमेंशंस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आगे समझ में। नेक्स्ट करते हैं और एक और सवाल करते हैं। अब है v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, जहां पर जो v है वो क्या है, वेलोसिटी, और t जो है अगेन टाइम है। t क्या है, टाइम, t इज टाइम। हमारे पास t टाइम है, तो आपको निकालना है a और b के डायमेंशंस। क्या निकालना है, a और b के डायमेंशंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन होगा, और जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। यानी ए टी स्क्वायर का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, प्लस इसमें एक चीज और कर ले कि जो बी टी का डायमेंशन होगा वो भी वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू LT-1 अपॉन टी की पावर 2, ऊपर गया -2, LT-1 T-2, आंसर आएगा LT-3, यानी a के डायमेंशंस होंगे LT-3 और b के डायमेंशंस हो जाएंगे LT-1 अपॉन t, और t ऊपर गया -1, LT-1 T-1, आंसर आएगा LT-2, यानी डायमेंशंस ऑफ b आर LT-2, m की वैल्यू 0 है, यानी जो b क्वांटिटी है वो m के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, एक और सवाल ले लें क्या, चलो ले लेते हैं सर, एक और सवाल ले लो। सवाल है कि अगर p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स है। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां पर p जो है वो प्रेशर है, x जो है वो डिस्टेंस है, और t जो है वो क्या है, टाइम। तो आपको a और b के डायमेंशंस बताने हैं। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, दो सिमिलर क्वांटिटीज ऐड और ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन डिवाइड का नहीं बताया था मैंने। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस पूरी क्वांटिटी का जो डायमेंशंस है वो इस पूरी क्वांटिटी के डायमेंशंस के अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन इस क्वांटिटी के बराबर होगा। और एक और चीज, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है सब्ट्रैक्शन, मतलब a और माइनस टी जो होंगे इन माइनस टी स्क्वायर, तो इन दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, बराबर। तो जो a का डायमेंशन होगा वही टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, पहला आ गया। अब वो ये कह रहा है जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वो इन दोनों तीनों का डायमेंशन होगा। तो सोचो इन दोनों इस पूरे का डायमेंशन कितना, टी स्क्वायर है ना,
तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू प्रेशर। और प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है सर? फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल स्क्वायर, और बराबर किसके हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन बी इंटू एल। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो बाकी इसको ऊपर ले जाओ उसको, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? एल, और ये कैंसिल हो गया, ये नीचे गया और ये ऊपर गया, तो बी की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर इंटू एल अपॉन, ऊपर एल गया, एल यहीं रह गया, और ये आया एम टी माइनस टू इंटू एल, एल से एल कैंसिल, और टी माइनस टू इधर गया तो टी फोर, एम की वैल्यू -1, टी की वैल्यू +2, ऊपर है +2, और टी की वैल्यू ऊपर फिर से गई तो +2, तो आंसर आएगा m की वैल्यू -1, t की वैल्यू +4। ये है डायमेंशन किसके? b के। तो a के डायमेंशंस क्या होगा सर? a के डायमेंशन होगा t की पावर 2, यानी इसको mlt के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? m0 l0 t की वैल्यू 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m-1 l0 t की पावर 4। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 2 की बात करते हैं। आगे समझ में क्वेश्चंस कैसे करने। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या होगा? रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कितने 6 होते हैं ना, तो ये आ गया साइन थीटा, फिर क्या होता है? कॉस थीटा, फिर क्या होता है? टेन थीटा, फिर क्या होता है? कोसेक थीटा, फिर क्या होता है? सेक थीटा, और फिर क्या होता है? कॉट थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। तो ये बोल रहे हैं कि ये सारी क्वांटिटीज कैसी होती हैं? डायमेंशन लेस। कैसी होती हैं? डायमेंशनल लेस। डायमेंशन लेस मतलब जिनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते। तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी को हम बोलते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, सारी फंडामेंटल की पावर कितनी होंगी? 0 0 0 0। तो डायमेंशंस कितने होंगे? कुछ नहीं, कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है तो हमको यह भी पता कि किसी एंगल के भी कोई डायमेंशन नहीं होते। अरे एंगल का डायमेंशन होता है क्या? थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। यानी अगर मैं लिखा है साइन थीटा और ब्रैकेट, साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ, तो यहां जो भी ब्रैकेट में होगा उन सबके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे। इसका मतलब यहां पर ये वाली वैल्यू भी डायमेंशनलेस होगी और ये पूरी वैल्यू भी डिमेंशनलेस। ये दोनों वैल्यूज कैसी रहेंगी? डायमेंशनलेस होंगी। ठीक है, तो पहली, और किसी भी चीज के एक्सपोनेंट भी डायमेंशनलेस होंगे। मतलब मैंने कहा कि मान लीजिए x की पावर में कुछ लिखा हुआ है, मैंने कहा x की पावर में ab लिखा हुआ है, मान लो a इंटू बी लिखा हुआ है, तो ab जो होगा वो कोई भी किसी भी प्रकार का नंबर होगा। क्या होगा? नंबर। तो एक्सपोनेंट की भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे। यानी अगर मैंने इसके ऊपर पावर में कुछ भी लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, तो ये जो क्वांटिटी होगी वो डायमेंशनलेस होगी। ये सुन लो, तो ये भी डायमेंशनलेस होगी। एक चीज और सुन लो, मान लीजिए आपने लिखा लॉग और लॉग बेस ई में यहां कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी कैसा होगा? डायमेंशनलेस होगा। और ये पूरा भी कैसा होगा? डायमेंशनलेस होगा। इतना क्लियर हो गया? यानी डायमेंशनलेस कौन कौन सी क्वांटिटीज हो सकती हैं वो आपको पता चल गया। अब आपको देखना है अगला सवाल, अब आएगा मजा। लिखा हुआ है a इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बी टी। सोचो क्या लिखा हुआ है? f अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बी टी, जहां पर v क्या है? वेलोसिटी, f क्या है? फोर्स, और t क्या है? टाइम। आपको डायमेंशन बताना है a और b के, a और b के। तो एक बात बताओ, ये पूरी क्वांटिटी कैसी होगी? डायमेंशनलेस। यानी a के डायमेंशन इन दोनों के डायमेंशन का सॉल्यूशन होगा। पहली चीज, यानी डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, प्लस एक चीज और है, अगर मैं देख रहा हूं कि यहां पर लिखा हुआ है साइन बी टी, क्या देख रहा हूं? यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है साइन इंटू बी टी,
इसका मतलब ये अंदर लिखा हुआ यानी इस पूरी क्वांटिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसा होगा, डायमेंशनलेस। यानी बीटी का जो डायमेंशन होगा वो कैसा होगा, डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 t0, है ना। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, b इंटू टी बराबर m0 l0 t0, b बराबर m0 l0 t0 अपॉन टी, आंसर ऊपर गया, b इज इक्वल टू टी की पावर -1। बोलो हाँ या ना। तो डायमेंशन ऑफ b तो आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं ए के डायमेंशंस की। तो ए का डायमेंशन क्या कहेगा, ए का डायमेंशन कह रहा है भाई साहब, एक बात बोलूं, बोलो हाँ बोलो। तो जो ए का डायमेंशन है वो ये कह रहा है कि जो ए का डायमेंशन है वो एफ अपॉन बी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो निकाल लेते हैं, ए बराबर एफ का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और वी यानी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, स्क्वायर खोल सोल लो तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ऊपर गया तो प्लस टू, यानी टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, बचा कितना ऊपर एक एल। तो ए की वैल्यू हो जाएगी एम एल माइनस वन। तो आंसर होगा ए की एम एल माइनस वन और बी की टी माइनस वन, ठीक। नेक्स्ट सवाल भी बहुत आसान है अगर तुम करना चाहो तो। फोर्स इज गिवन बाय द टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस इज एफ इज इक्वल टू, तो एफ की वैल्यू किसके बराबर दी है, ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स। अब सोचो कि ये साइन के साथ जो भी नंबर लिखा रहता है उसके डायमेंशन क्या होते हैं, नो डायमेंशन, और ये कॉस के साथ जो भी लिखा रहता है उसके डायमेंशन क्या होते हैं, कोई डायमेंशन नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। और ये दोनों क्वांटिटीज कैसी हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। वो किसके बराबर आ रहा है, फोर्स के बराबर। यानी इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स के बराबर, और इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन भी किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर, है ना। पहली चीज तो क्लियर हो गई। तो इसका डायमेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम एल टी माइनस टू। बोलो हाँ या ना। फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर होता है, एम एल टी माइनस टू। अब ये बताओ इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसा होगा, जीरो, तो डायमेंशन लेस होगा, यानी एम जीरो एल जीरो टी जीरो, टी का डायमेंशन टी। तो अगर बात करूं सी टी की पावर वन, टी की पावर वन, इसको हम बोलेंगे टी की पावर वन। तो सी टी की पावर वन बराबर एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, और यहाँ आ जाएगा सी बराबर एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो अपॉन टी की वैल्यू वन, और ऊपर गया तो माइनस, यानी सी की डायमेंशंस आ गए टी की पावर -1, और ये हो गया हमारे सी के डायमेंशन। अब हम बात करने जा रहे हैं डी के डायमेंशन। डी का डायमेंशन इस पूरी क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन लेस होगा। बोलो हाँ या ना, है ना। इसका मतलब x का डायमेंशन l है, तो l बराबर एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की पावर -1। क्लियर, यानी d के डायमेंशंस भी आ गए। अब हम बात करने जा रहे हैं, यस। अब इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के बराबर, क्योंकि ये दोनों प्लस होने पर किसके बराबर हो रहे, फोर्स। तो ये पूरी क्वांटिटी तो डायमेंशन लेस है, कॉस वाली भी क्वांटिटी डायमेंशन, तो बी का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स के बराबर, यानी ए का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और बी का डायमेंशन भी कितना होगा, एम एल टी माइनस टू। बोलो हाँ या ना। खत्म। अब तुमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, वो बोल रहा भैया ए अपॉन बी बताओ, तो ए अपॉन बी कितना होगा, ए अपॉन बी डायमेंशन लेस। बताओ ए अपॉन बी कितना होगा, जल्दी बताओ भाई, कोई डायमेंशन ही नहीं होंगे ए अपॉन बी के। और सी अपॉन डी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, तो सी अपॉन डी, सी की वैल्यू कितनी है t-1, और डी की वैल्यू कितनी है l-1, तो ये l ऊपर गया तो प्लस lt-1 हो गया, और ये हो गया m0 l0 t0। बोलो हाँ या ना। यानी a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, इतनी आ गई, और ये आ गई c अपॉन डी की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू पूछी थी ना उसने, a अपॉन बी और c अपॉन डी। पहले हमने ए बी सी डी के डायमेंशंस निकाल लिए, और फिर जो उसने पूछा वो हमने बता दिया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क कर लेना। आपको पूछ रहा है वो कि भाई साहब a इंटू बी अपॉन सी के डायमेंशन पूछ लो, तो आपको a का बताना है, b का a का कितना होगा बताओ, a का बताओ। a की वैल्यू हो जाएगी t-1। दिख रहा है कि जो a का होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा
ए का डायमेंशन रेसिप्रोकल टी के, और ऐसे बी का भी डायमेंशन टी के रेसिप्रोकल का, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी t-1, है ना। अब वो बोल रहा है a इंटू बी करना है, तो a इंटू बी मतलब t-1 इंटू t-1 t-2, तो a इंटू बी की वैल्यू आ गई t-2, c की वैल्यू निकालनी है। तो जो इस पूरे के डायमेंशन है वो इसके डायमेंशन है, वही इसके डायमेंशन है, वही y के डायमेंशन है। तो भाई साहब एक बात बताओ कि y के डायमेंशंस क्या है, y इज डिस्टेंस, और 4 sin a की डायमेंशंस कितने हैं, जल्दी बताओ। 4 sin a के डायमेंशंस कितने हैं, 4 sin a के डायमेंशन लेस हो जाएगी, ये डायमेंशन लेस माइनस ct, तो c का डायमेंशन क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए ना, ct। लेकिन यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, एक सेकेंड, कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या। y इज इक्वल टू 4 sin a प्लस 3 cos b, तो इस पूरी के डायमेंशन 0 है, 4 का कोई डायमेंशन नहीं, मतलब इस पूरी क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। भाई साहब एक बात बता दूं, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे टॉपिक वाला है, लेकिन मैंने इसको पहले ही स्लाइड में डाल दिया मेरे ख्याल से। भाई साहब ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि y के डायमेंशन इसके डायमेंशन होना चाहिए टोटल ओवरऑल क्वांटिटी, लेकिन सोचो ओवरऑल क्वांटिटी इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, और ऐसे इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है उसका डायमेंशन है, लेकिन ये ओवरऑल क्वांटिटी डायमेंशन नहीं बना रही है, और c भी एक डायमेंशन बना रही है, लेकिन y कोई डायमेंशन नहीं बना, मतलब ये टाइम का डायमेंशन तो बना रहे हैं, लेकिन y l का डायमेंशन, मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज देयर, यानी ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इसको आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे हम आगे, देखो अब बताने वाला है यूजेस ऑफ डायमेंशन, यही मैं बताना। अच्छा इसको स्लाइड को, ये स्लाइड जो है वो पहले आ गई, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, क्या यूजेस हैं, यूजेस ये हैं कि हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं डायमेंशनली। तो ये इक्वेशन सही थी कि नहीं, इसका मतलब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें यह चेक करना आना चाहिए कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो भाई साहब आगे समझो कैसे। डायमेंशन कभी भी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब 4 का कोई डायमेंशन नहीं है, 5 का कोई डायमेंशन नहीं है, 6 का कोई डायमेंशन नहीं है। अगर डायमेंशंस, इफ द डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS, ये इफ नहीं होगा वो ऑफ होगा, ऑफ LHS एंड RHS आर सेम, अगर दोनों के डायमेंशंस बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और कोई इक्वेशन जब डायमेंशनली करेक्ट होगी तो ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, अभी भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दो पूरी इक्वेशन करेक्ट होगी, पॉसिबल, मे बी करेक्ट, मैंने कहीं लिखा है मे बी करेक्ट, द इक्वेशन मे बी करेक्ट, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है कि करेक्ट हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं पहले, देखो चेक करो। E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², लेकिन चेक कर लो क्या डायमेंशनली करेक्ट है, देखते। E का डायमेंशन एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट l बराबर क्या, m का डायमेंशन m और lt-1 का डायमेंशन का होल स्क्वायर, तो l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml² t-2, और 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हम लिखेंगे ml का स्क्वायर t-2 का। तो ये भैया डायमेंशनली कैसी है, करेक्ट इक्वेशन। तो ये चेक करना कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी श्योरिटी है कि ये इक्वेशन करेक्ट होगी, ये पॉसिबिलिटी हमें देखना पड़ेगी। अब देखो क्या है, इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट डजंट मीन इट इज अ करेक्ट इक्वेशन। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि सही था, अगर मैंने लिखा होता 4/7 mv²,
कुछ भी लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा होता 4/7 mm², तो भाई अभी भी